नमस्कार। आज जनमंच लगा है उत्तराखंड में और इस वक्त है मार्शल देहरादून का जो मार्शल स्कूल है वहां पर हम मौजूद हैं। तो आज बात एक ऐसे राज्य की जो आंदोलन की कोख से जन्मा, लेकिन राज्य बनने के 18 साल बाद भी दुर्भाग्य से आज भी यहां पर आंदोलन होते रहते हैं। हड़ताली राज्य इसे कहा जाने लगा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि 18 साल में भी यहाँ के मुद्दे घटने के बजाय लगातार बढ़ते चले गए और यहाँ की जनता विकास की सोचने के बजाय आंदोलन करती रही। चाहे आंदोलन यहाँ पर जमीन को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या फिर स्थायी राजधानी को लेकर, अब भी जनता आंदोलन कर रही है, जो बताती है कि 18 साल में चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप को इन आरोपों से मुक्त नहीं कर सकती कि उसे मौका नहीं मिला। यहाँ की जनता ने हर दल को मौका दिया। हालांकि ये बात अलग है कि यूकेडी वो एक ऐसी पार्टी जिसने राज्य के गठन की सोच के साथ ही अपनी पार्टी का गठन किया, वो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिन प्रतिनिधियों को यहाँ की जनता ने चुना, क्या वो राज्य की जनता के मर्म को नहीं समझ पाए? यही के नेता होते हुए भी क्या वो समस्याओं के समाधान को नहीं ढूंढ पाए? तो इसी पर आज देहरादून से जनमंच में चर्चा होगी। सबसे पहले स्वागत करेंगे जनता का। जी हां, जनमंच में जनता ही नायक होती है। तो आप सभी देहरादून वासियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सवालों का जवाब देंगे। सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, अपना पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी का। और हमारे साथ है समर भंडारी जी जो सीपीआई के सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अनूप नौटियाल जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि आखिर कमी कहां पर रही है और क्या वजह है कि 18 साल में 9 मुख्यमंत्री देखने के बाद भी ये राज्य आज भी मुद्दों से जूझ रहा है। और राजेंद्र पंत सबसे ज्यादा जवाबदेही जिस पार्टी की है इस वक्त, राजेंद्र पंत जी बीजेपी से आपकी पार्टी की है। और विजय बौड़ाई जी, विजय जी बड़ी शिकायतें भी है आपकी पार्टी से और साथ में यहाँ पर कई सवाल आपके लिए भी है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं आप, जो क्षेत्रीय पार्टी इस राज्य की परिकल्पना के साथ जन्मी लेकिन अभी कहीं नजर नहीं आती। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा जनमंच। सबसे पहले पंजी आपसे सवाल, क्या वादा इस बार जनता से करते हैं? क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि भाई हमारी सरकार आप जितवा दो तो हम ऐसा कमाल कर देंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी है आपकी इस वक्त। आज मैं जो भी चर्चा करूंगा वो जिस मुद्दे को लेकर के और जो चुनाव है उस चुनाव की चर्चा करूंगा, क्योंकि आज हम इस राज्य के चुनाव के लिए चुनाव मैदान में नहीं है। आज हम एक राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। सांसद कहां का काम करेगा? अल्मोड़ा का सांसद अल्मोड़ा का, टिहरी का टिहरी में, पौड़ी का पौड़ी में। वो क्यों करेगा ये मैं बता रहा हूं आपको। हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इकबाल ने कहा था यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कि दुनिया के नक्शे से यूनान मिट गया, रोम मिट गया, बेबीलोनिया मिट गया, खाल्डिया मिट गया। मतलब क्या मिट गया? वो भूभाग वहीं पर है, उसमें रहने वाला समाज वहीं पर है, लेकिन कहा था वो राष्ट्र नष्ट हो गए। तो पहली किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत। भारतीय जनता पार्टी अगर संघर्ष कर रही है तो इस राष्ट्र की राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक विरासत है वो विरासत जीवंत बनी रहे। सांस्कृतिक क्या पलायन यहाँ से हो रहे हैं, जनता यहाँ पर जूझ रही है, पानी की समस्या बनी है ऐसे राज्य में जहाँ जन्म होती है यहाँ पर नदियों का, और सांस्कृतिक की संस्कृति की बात बता रहा हूँ आपको, जिस संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आज जो हमारा चुनावी मुद्दा है वो है जनता के ऊपर भरोसा। अगर जनता का भरोसा न होता तो जनता 70 में से 57 सीट न देती। तो यही तो बात है, भरोसा किया तो उस भरोसे का क्या सिला मिला उसे? उस सिले का क्या परिणाम निकलेगा 23 मई को आपको आपकी हार जीत सिला थोड़ी ना है सर। आप देखिए आपकी खुद पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। एक मिनट आप सुनेंगे मेरी बात। जो दूसरा मुद्दा जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता को भरोसा होगा हमारे मुद्दों पर वोट देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी वोट। नहीं तो मतलब आपकी जवाबदेही खत्म? हमारी जवाबदेही खत्म होगी तो जनता वोट क्यों देगी? मैं दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो जनता पर भरोसा। आज तक की जो सत्ता आई है उन्होंने जनता पर भरोसा नहीं किया कभी। हमने जनता पर भरोसा किया और जनता पर भरोसा का परिणाम क्या हुआ? इस देश की जो करोड़ों युवा शक्ति है, उस करोड़ों युवा शक्ति जिसको हम जनता जनार्दन, अभी हम मत लेने के लिए समाज में जाएंगे ना, जनता जनार्दन बोलेंगे। ठीक है, ये अब आप चुनावी रैली में करेगा। ये बताइए किन मुद्दों के साथ इस बार आप जा रहे हैं? कॉन्क्रीट बताइए कि आप क्या वादा करते हैं राज्य की जनता से? अगर फिर से आपने हमें सत्ता पे बिठाया, दिल्ली की कुर्सी में बिठाया, तो हम ये कमाल कर देंगे। हम राज्य की जनता से वादा करते हैं, अगर हमको कुर्सी पर बैठाया, जैसे पहले भी बैठाया था, इस देश के अंदर 6 करोड़ जो गरीब बस्तियों में रहते हैं
उनके घर में राहुल गांधी ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं एक बड़ा सा। राहुल गांधी करते रहेंगे ऐलान, भरोसा राहुल गांधी पर है या भाजपा पर, ये तो जनता बताएगी ना। 6 करोड़ लोगों जो निर्धन परिवारों में रहते हैं, यहाँ पर 5.5 लाख लोगों को जो गैस के सिलेंडर मिले हैं, जो जनधन खाते खुले हैं, उन खातों में जो 6 लाख करोड़ रुपया गया है वो ऐसे नहीं गया है, वो योजना के तहत। थोड़ा सा उत्तराखंड की बात कर लें हम, जो वाकई में समस्या है इसकी, पलायन की बात कर लें हम, पानी की बात कर लें हम, रोजगार की बात कर लें हम थोड़ा सा। अगर यहाँ के गरीब को सिलेंडर मिल रहा है, यहाँ के गरीब को उसके खाते में पैसा आ रहा है, यहाँ के गरीब को आवास मिल रहा है, यहाँ के गरीब को सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की तो बात कर रहे हैं। और गांव खाली हो गए, गांव खाली हुए, ये आज इस 4 साल में तो गांव खाली नहीं हुए। तो अभी ये पहला मौका नहीं मिला है गांव खाली होने का 70 वर्षों का एक लंबा इतिहास है। फिर वही नहीं। और गांवों के अंदर अभी मैं पूरे प्रांत का प्रवास करके आया हूं। इस क्षेत्र के अंदर हम गांव के अंदर वह योजनाएं। ठीक है सर, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, फिर सवाल वहीं पर आ जाता है कि आप पिछले सरकारों की नाकामी गिनाने लगते हैं। धस्माना जी, आपके पास मैं आऊंगी। सुनिए आपने बातें, जनता भरोसा करती है, उन्हें जिताती है, ये उनकी जीत है। और मुद्दे जो वो बता रहे हैं कि देश की भक्ति है, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, गरीबों की आप क्या राहुल गांधी क्या बात करते हैं, उन्होंने जनधन खाते खोल दी, तो क्या नया आपकी पार्टी करेगी? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ने इतने सारे वादे लोगों से किए। 15-15 लाख से लेके काले धन से लेके 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से लेके किसानों की आय दुगना करने से लेकर तमाम तरह के जो वादे किए, 5 सालों का इनका जो परफॉर्मेंस है, आज लोग ये ना पूछे कि स्मार्ट सिटी कहां है, आज लोग ये ना पूछे कि बुलेट ट्रेन कहां से चल रही है और कहां पहुंच रही है, आज बेरोजगार नौजवान ये ना पूछे कि 2 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ आपने रोजगार देने थे, वो रोजगार कहां है। आज देश का किसान ये ना पूछे कि देश के अंदर हजारों किसान अलग अलग प्रांतों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड मैं इसलिए कह रहा हूं उत्तराखंड सेंट्रिक इसलिए कह रहा हूं कि आज जो राष्ट्रभक्ति का चोला पहन करके वोट मांग रहे हैं, इनको जवाब न देना पड़े उन मुद्दों पर जिन पर इन्होंने देश के अंदर बहुमत पाया था। नहीं, गलत क्या है? अगर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो गलत क्या है सर? राष्ट्रभक्ति की बात, इनका ठेका है राष्ट्रभक्ति का। देश के आजादी के आंदोलन से लेकर के और राष्ट्र निर्माण तक क्या भूमिका है, अगर इस पर बहस कर लें। 1942 में कहां थे? तो आपको लगता है प्रधानमंत्री 5वां धाम जो बना गया, आप पीछे रह गए? हमारे पूरे उत्तराखंड का नक्शा अपने आप में एक धाम है। खटीमा से लेकर के और उत्तराखंड के चक्राता हिमाचल की सीमा तक पूरे उत्तराखंड का एक एक कण जो है वो बहादुरी का है। आजाद हिंद फौज में भी हमारे हजारों लोग थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ये मोदी जी ने नहीं बना दिया शौर्य धाम, ये शौर्य धाम तो यहाँ के बहादुर। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया बड़ा महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने उत्तराखंड के तमाम अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि केवल मोदी जी का फोटो लेके जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राज्य में अगर डबल इंजन की बात करेंगे तो लोग पूछेंगे कि अस्पताल के गेट में गर्भवती महिला का प्रसव क्यों हो रहा है। अगर वो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछेंगे तो कर्णप्रयाग से हमारी चली हुई गर्भवती बहन वो रुद्रप्रयाग में बस से उतार दी जाती है, सड़क में उसका बच्चा होता है, मर जाता है। देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, उसके सबसे बड़े महिला अस्पताल में 1 सप्ताह तक गर्भवती महिला को पलंग नहीं मिलता, जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। इसलिए क्योंकि ना तो गैरसैंण पे बोल सकते हैं, न यहाँ की बेरोजगारी पे बोल सकते हैं। बताइए ना, आपको मौका नहीं मिला? पहले बिल्कुल मिला और भवन बनाने से इमारत खड़ी कर दी आपने। सुन तो ले, मेरे जवाब को तो सुन ले। हमको जब मौका मिला तो 12 साल बाद कांग्रेस पार्टी थी जिसने एड्रेस किया गैरसैंण को, और कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले तंबू लगा करके कैबिनेट किया और तंबू लगा करके विधानसभा किया और उसके बाद शिलान्यास किया, उसके बाद भवन बनाया। तंबू लगाए, लेकिन उस तंबू में आप सड़क से नहीं गए, आसमान से गए, हवाई यात्रा करके उस तंबू में गए। समर भंडारी जी, सीपीआई से हैं आप। जो उत्तराखंड के राज्य की संकल्पना जन्मी थी वो वामपंथी विचारधारा से जन्मी थी और आपकी विचारधारा का ही असर था कि यूकेडी का जन्म हुआ। आज कहां हैं आप, और अगर अपनी जगह पर नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, कम्युनिस्ट आंदोलन राजशाही के खिलाफ जनसंघर्ष का आंदोलन रहा। नागेंद्र सकलानी की शहादत, चंद सिंह गढ़वाली का शौर्य और एक लंबी विरासत है बुनियादी सवालों पर लड़ने। लेकिन 18 सालों में उत्तराखंड राज्य की अवधारणा पर पलीता लगा दिया गया। तो आप कहाँ रहे? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हमारी जितनी भी ताकत थी, मजदूरों के, किसानों के, जो बेरोजगार नौजवान थे, उनके लिए हम लड़ते रहे। लेकिन आज अगर 70 लाख रुपए
कानूनी तौर पर वैध है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और करोड़ों रुपए ये पार्टियां खर्च करेंगी। कम्युनिस्ट आंदोलन के पास वो संसाधन नहीं है। हम तो जनता के भरोसे पर लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, कौन से बुनियादी सवाल आप भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, उसके गंगा जमुनी संस्कृति की जड़ों पर मट्ठा दे दिया भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे खड़े हुए संघ परिवार ने। शर्मनाक स्थिति है। कश्मीर के लड़के यहाँ पर जब अभी घटना हुई पुलवामा के, संघ परिवार और उनके अनुसांगिक संगठनों के लोगों ने उन्हें प्रताड़ित और आतंकित किया। ये केवल लेफ्ट के लोग थे जो उनके पक्ष में खड़े हुए। वो कश्मीर के लड़कों की सुरक्षा में अगर हम खड़े हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, वो अगर कश्मीर में जाएंगे तो संदेश देंगे कि कुछ लोग थे जो उनके पक्ष में खड़े थे, लेकिन ये आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बाहर कश्मीरियों पर हमला करके, आतंकवादियों को कौन समर्थन करे भाई? इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई सर, एयर स्ट्राइक हो गई इतनी बड़ी। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उसको लेकर तमाम बुनियादी सवालों को अनदेखा कर दें। 44 लोग मार दिए गए, तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उस पर शर्मसार होने के बजाय अपनी छाती और पीठ ठोक रहे हैं कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री चुनो जो पाकिस्तान में जाकर उनको सबक सिखा सके। अरे भाई, ये चुनाव आता है तभी पाकिस्तान याद आता है। ठीक है सर, मैं अनूप जी आपके पास फिर आऊंगी, बड़ाई जी के पास जाना चाहूंगी। बड़ाई जी, वो लोग जो कहते थे कि हमारी लाश के ऊपर उत्तराखंड बनेगा, वो तक यहाँ सत्ता में सुख हासिल कर रहे हैं और करके चले गए, करेंगे। आप कहाँ हैं? आपकी पार्टी जो उत्तराखंड को गठित करने के संकल्प के साथ ही गठित हुई, कहाँ है आज? आप धीरे धीरे हाशिए पर आपको प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं, सिंबल बचाने के लिए लड़ाई पड़नी पड़ रही है आपको। यही दुर्भाग्य है प्रदेश का भी। जहां यूकेडी को होना चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति दल को होना चाहिए था, वहां जनता ने ऐसे लोगों को बिठा दिया कि आज देखिए दोनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं, उन्होंने किस तरह से पूरे प्रदेश को वापस और पीछे धकेल दिया है। जहां हमारा विकास होना चाहिए था, वहां इन्होंने शराब की नदियां बहा रहे हैं। तो कैसे विकास होगा? और हम लोगों ने उस अवधारणा के साथ इस राज्य को बनाया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम लोगों को नहीं पूछा जाता था या हमारे क्षेत्र के विकास की बातें नहीं हो पाती थी। उस अवधारणा के साथ कितनी बड़ी पीड़ा समझी होगी उस समय हमारे जो संस्थापक सदस्य थे। उन लोगों ने सोचा था कि किस प्रकार से यहाँ का आदमी लखनऊ में जाके उसको काम नहीं हो पाता था या उसका विकास नहीं होता था। आज भी सर आप पिथौरागढ़ की इधर बात करें, लखनऊ और देहरादून। नहीं, मैं ये इस बात को बता रहा हूँ कि हमने उस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य मांगा था। केवल उत्तराखंड राज्य अलग की जो अवधारणा थी, जो मांग थी, वो उत्तराखंड क्रांति दल की थी। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, ठीक है ये बताइए, राज्य बनने के बाद चुनाव हुए, जनता ने पूरी तरह तो नहीं नकारा आपको ना, नहीं नकारा, विधायक दिए आपको 4। तो जो विधायक आपके जीत के गए, नहीं बताइए, दिवाकर भट्ट की बात करें, पवार जी की बात करें, जो विधायक जीत के गए उन्होंने क्या किया? क्या आपने खुद ही अपनी स्थिति खराब नहीं की? क्या आपने खुद ही अपनी छवि खराब नहीं की जनता के सामने? नहीं, कोई हमने स्वयं नहीं की। ये जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछली को निगल जाती है। लेकिन मैं कहना है कि क्या जो प्रमुख पार्टी पांच सांसद हमारे दिए गए, इनका एक भी काम बता दें ये भाजपा वाले, या उससे पहले 5 उनको दिए, क्या काम दिया? हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, क्यों नहीं है? हमसे सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं, पहले इनसे जवाब। मेरी तो पीड़ा है, मैं तो समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उत्तराखंड के आंदोलन की बात करती हूँ, यूकेडी उसमें खुद ही जुड़ी चली आती है हमारी यादों में। तो क्यों आप इस स्थिति में पहुंच गए? क्या हम आपसे सवाल नहीं कर सकते? निश्चित रूप से जितने हम जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जनता भी जिम्मेदार है कि उन्होंने इस बात को कभी नहीं देखा। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, आप 4 से 8 में आते, 8 से 16 में आते, आप देखिए ना घटते घटते कहाँ चले गए। जिता के उनको पता है आपको, फिर जो भी बीजेपी कांग्रेस जिनका विरोध करे उनके संग हो जाना है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमने बता दिया कि हम निश्चित रूप से नए परिवेश में है, नए कलेवर में है, और निश्चित रूप से अब आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का। तो चलिए, क्योंकि पार्टी सिंबल भी बड़ी संघर्षों के बाद मिला, आपस में भी जो आपके झगड़े हैं वो भी सुलझ गए हैं, तो उम्मीद चले करते हैं। जी सर, मैं 1 मिनट आऊंगी सर, अभी आपके पास मैं अनूप नौटियाल जी के पास जाऊंगी, तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और बेहतर ढंग से बताएंगे। सर 18-19 साल हो गए इस राज्य को, बालिग हो गया राज्य, मुद्दे वही हैं बल्कि कहीं के और बढ़ गए हैं। आप देखिए, सरकार की रिपोर्ट्स की हम बात कर लें, आपने भी अपनी काफी सारे शोध वगैरह किए हैं, तो स्थिति बड़ी खराब है।
देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक दल जो हैं वो स्वाभाविक है कि वो अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहेंगे। हकीकत जो है वो आंकड़ों में है, क्योंकि आंकड़ों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं आपके सामने जो आंकड़े रखना चाहूंगा 2004, 9 और 14 के चुनाव के हैं, और आंकड़े हमें स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि जहां तक लोकसभा वोटिंग का सवाल है, उत्तराखंड का जो वोट है वो राष्ट्रीय औसत से 5% कम पड़ रहा है। 2014 के चुनाव में राष्ट्र में 66% चुनाव वोट हुआ, उत्तराखंड में 61% वोट हुआ। 5% का गैप, उत्तराखंड में 5% कम लोगों ने वोट दिया। 2009 में राष्ट्र ने 58% वोट दिया, उत्तराखंड ने 53% वोट दिया। और 2004 में तो स्थिति और भी बदतर थी, राष्ट्र में 58% वोट हुआ और उत्तराखंड में 48% वोट हुआ। अब सवाल यह उठता है कि इन राजनीतिक दलों के पास में इन आंकड़ों का क्या जवाब है। दूसरी बात, अगर हम प्रदेश में 5 सीटें हैं, सर्वविदित है कि कुछ सीटें पहाड़ की हैं और कुछ सीटें मैदान की हैं। एक और बहुत बड़ी चिंता मेरी एक उत्तराखंडी होने के नाते यह है कि हमारे प्रदेश में पहाड़ का और मैदान का जो फासला है वोटिंग परसेंटेज, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और उसको लेकर के इन राजनीतिक दलों के पास में उत्तराखंड के साधारण जनमानस के लिए कोई उत्तर नहीं है। वर्ष 2014 की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में 70% वोट पड़ता है और पहाड़ों में 55% वोट पड़ता है। मैं यहां की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा कारण है कि 15% का गैप, वाई इतना बड़ा गैप क्यों है? हम थोड़ा सा आंकड़ों में और जाएं और यहां पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। नोटा, हमारे प्रदेश का जो नोटा का औसत रहा, हमारे जो प्रदेश का, और आप लोग चौंक जाएंगे सुन करके, हमारे जो प्रदेश का नोटा रहा वो भी 1.1% रहा। राष्ट्र का औसत भी 1.1% है। लेकिन अगर आंकड़ों के थोड़ा सा तह में जाएं तो आप पाएंगे कि अल्मोड़ा का नोटा 2.32% है। जिस लोकसभा में सबसे कम वोट पड़ता है वहां पर 2.32% नोटा क्यों है? इसी की तरह टिहरी में 1.38% नोटा, पौड़ी का 1.27% नोटा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उत्तराखंड का जो साधारण वोटर है, जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दलों की राजनीति से उदासीन हो बैठ गया है और टूट गया है। बिल्कुल। तो परसेंटेज में आपने बात बताई, 16,000, 10,000 ये इतने वोट हैं जो नोटा में पड़े, यानी कि इतने लोगों ने जो भी उम्मीदवार थे उनको नकार दिया। उम्मीदवार पसंद नहीं आए और बाकियों को शायद कोई और विकल्प नहीं दिखा तो उन्हें लगा एक को तो सत्ता सौंपनी ही है, तो इसलिए वोट दिया है। जुगरान जी हमारे साथ हैं, आप आंदोलन से भी जुड़े रहे। जुगरान जी, गिरदा की पंक्तियां याद आती हैं, आप लोगों ने भी खूब गुनगुनाई होंगी आंदोलन में कि जता एक दिन तो आला वो दिन यो दुनी में वो दिन कब आएंगे सर? 18 साल हो गए। देखिए, सभी पैनलिस्ट को सुनते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, एक उत्तराखंडी होने के नाते, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस लैंड, जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी उसका कत्ल हुआ है इन 18 वर्षों में। जो भी लोग सत्ता में रहे हैं, पावर शेयरिंग या पावर में पूरी पावर लेके जिन्होंने शासन किया, चीन से लगी है हमारी हजारों किलोमीटर की सीमाएं, आधा पहाड़ खाली हो चुका है, प्रथम पंक्ति का सैनिक माइग्रेट कर चुका है। कितनी भी जाबाज क्यों ना हो हिंदुस्तान की सेना, मौके पे चीन का मुकाबला नहीं करेगी अगर प्रथम पंक्ति का सैनिक वहां खड़ा नहीं है, मुस्तैद नहीं है, रसद राशन के साथ साथ जो लोकल वॉरफेयर है, जो लोकल जो चीजें हैं, जो कि वो आर्मी को बैकअप देता है, इंटेलिजेंस को। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। और छलावा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि हुक्मरान जो भी रहे हो, विधायी का अपवाद छोड़ने के लिए एक नाम ऐसा नहीं बचा है जो कि पूर्ण रूप से करप्शन में जड़ तक, नीचे तक जो है सना हुआ ना हो, चाहे दल कोई भी हो। लिस्ट बनी थी बकायदा सैकड़ों घोटालों की। इशू सामने हैं, मुद्दे सामने हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद इतना असहज हूं कि सरकार उन बड़े बड़े घोटालों का भी संज्ञान लेने के प्रचंड बहुमत की सर, मैंने आंदोलनकारी के तौर पे परिचय कराया कि आप उसी के तौर पे बातें। बिल्कुल, मैं उसी के तौर पे एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक कंसर्न्ड, एक नागरिक के नाते जो है ये पब्लिक का जो दर्द है वो आपके सामने उंडेल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देशभक्ति की बात पंजी कर रहे थे, ये वाकई बड़ा मुद्दा है। जो हमारे गांव खाली हो रहे हैं उनको तो देखिए आप, उधर से चीन घुसाएगा, इधर आप झंडा बुलंद करते रहिएगा। और आप लोग भी हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे हैं आपको लगता है इस बार उन पे बात हो रही है? क्या किसी मुद्दे पे बात नहीं हो रही, खाली एक ही मुद्दे पे बात हो रही है, नरेंद्र मोदी के ऊपर बात हो रही है
और कि सारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी अब चौकीदार बन गए हैं, सारे चौकीदार बन गए और उत्तराखंड की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ की ज्वलंत समस्या है उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। ठीक सर, आपसे आना चाहेंगे, क्या मुद्दे ऐसे जो होने चाहिए या फिर आपको लगता है ठीक है मुद्दे तो उठ रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड जिस विचार से बना उस विचार को सभी पार्टियों ने छोड़ दिया और जिन्होंने विचार को अपनाया उसे जनता ने छोड़ दिया। नहीं, जिनको अभी तो जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के जो लोग अभी आ रहे हैं उनका तो कार्यकाल बहुत छोटा है। जो बड़ा कार्यकाल रहा है उस बड़े कार्यकाल में भी यदि उन तमाम नेताओं की संपत्ति का आंकलन कर लिया जाए तो केवल अपना आंकलन तो उन्होंने किया लेकिन जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये मेरा संक्षिप्त। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि आप ठीक है देश की बात भी करें लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको आप भूलकर आप ये कहें कि भाई हमें एक राष्ट्र मजबूत बनाना है, देशभक्ति की बात करें तो परिभाषा थोड़ी समझ में नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी की जो सरकार है बीजेपी की, इन्होंने ये बात कही थी कि स्मार्ट टाउन बनाए जाएंगे, हर साल जो है कि स्मार्ट जो है विलेज बनाया जाएगा। तो कितने जो है कि स्मार्ट टाउन बने हैं और कितने स्मार्ट विलेज बने हैं? जो हर एक जो है कि यहाँ का हमारा एमपी रहा है उसने कितने बनाए हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। और जो 70% हमारा भूभाग है पूरा पलायन से खाली हो गया, पहाड़ के अंदर क्यों नहीं जो है मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं? ठीक है, ठीक सर, मैं फिर बीजेपी से लेती हूँ, आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कब बना था? 71 में बना था और ये कब बना? 2000 में है ना। 71 से लेके आज तक वहाँ कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? 5-6 है ना, जसवंत परमार से लेके जयराम ठाकुर तक। यस। और यहाँ कितने हुए 18 सालों में? 8वां 9वां मुख्यमंत्री। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ जो राजनीतिक में जो बेईमानी है, ईमानदारी की कमी है, अवसरवाद है, आपका उसको पद लोलुपता है और जो उस वजह से जो कमिटमेंट जनता के लिए, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पहले देश फिर पार्टी फिर हम। यहाँ उल्टा घूमता, पहले हम फिर पार्टी फिर देश या वो स्टेटमेंट। ठीक है, आपने उनका जवाब सुन लिया इस समय, क्योंकि मोदी जी को जिताना। आप प्रदेश के मुद्दों पे क्या बोला था? कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार, वादे किए थे 2014 उसमें भी 16 में भी किए थे, 2014 में भी किए थे। कहा था हम परवरिश करेंगे। किसकी परवरिश? ठीक है, ये सुनिए। उसके बाद जो है जो आपका फाइनेंस कमीशन आता, 13 फाइनेंस कमीशन, 2,500 रुपए की करोड़ की चपत तब लगी। ठीक है, उसके बाद जो केंद्र से यहाँ से आता है जो उसका तो फंडिंग जो होती है, फंडिंग पैटर्न जो बदलने से वो तो गया। उसके बाद आप इनका जो बजट आता पिछले साल का, पिछले साल का बजट है, पिछले साल के बजट में जो भारत सरकार से जो पैसा मिलना था लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा जो नहीं मिला। क्योंकि अभी औरों के पास भी आना है। श्रेष्ठ सांसद ही सर्वश्रेष्ठ संसद बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, श्रेष्ठ सांसद ही। ठीक, पंजी जवाब दीजिए। मैं शुरुआत भंडारी जी से करूंगा क्योंकि उन्होंने संघ परिवार नाम लिया है कि वो बर्बाद कर रहा है देश को। इस प्रदेश के अंदर भंडारी जी जैसे कितने लोग जो आज पहाड़ से पलायन की बात कर रहे हैं, अगर पहाड़ में शिक्षा की कोई व्यवस्था बची है, उस व्यवस्था को कौन कर रहा है ये भंडारी जी बता सकते हैं। संघ परिवार कर रहा है उस शिक्षा की व्यवस्था को कि कोई और कर रहा है? केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई थी, हजारों लोग काल कवलित हो गए, अनेक परिवार ऐसे जिनके घर में कोई बचा नहीं, बच्चा एक अकेला रह गया। उन बच्चों के लिए उन पहाड़ों में, चाहे वो नेटवाड़ में हो, चाहे वो मोरी में हो, मनेरी में हो। क्या सबक लिया केदारनाथ से? नहीं, आप बताइए ना सबक क्या लिया आपने? घटना हुई हम सबको पता, आपने सबक क्या लिया उससे? उस केदारनाथ के बाद केदारनाथ के अंदर केदारनाथ का कायाकल्प करने के लिए क्या, किस प्रकार से वहां काम चल रहा है और ऑल वेदर रोड किस प्रकार से बन रही है? ठीक है, देखिए एक सवाल है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारों ने जो कराए थे वहां पर 350 से ज्यादा गांव हैं जो अभी केदारनाथ जैसी स्थिति में आ सकते हैं, उसको विस्थापित किया आपने। जो हो गया वो हुआ, हम सब ने देखा वो। आपने क्या सबक क्या लिया? वही मैं कह रहा हूँ, उन गांवों के विस्थापन की योजना बन रही है। इतना ही नहीं, उन गांव सर्वे भी नहीं हुआ अभी आपका, भूगर्भीय उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। आपदा आ जाएगी, यही स्पीड है ना काम। ऐसा ना एकदम से कोई चीजें नहीं हो जाती हैं। 13, 14 ये एकदम है सर, 19 में आ गए हैं हम। उस पर काम चल रहा है, योजना बन रही है और केवल इतना ही नहीं है। पहाड़ के लिए कर्णप्रयाग तक रेल लाइन की योजना आज तक नहीं बनी थी। ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ की। मैं कह रही हूँ आप लोगों को बचाइए तो सही पहले पहाड़ों में, आप फिर ले जाइए, रेल ले जाइए, बुलेट ट्रेन ले जाइए, पहले लोगों को तो रोकिए आप। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पर, जो ये नेता यहाँ पर भाषण दे रहे हैं इनसे पूछिए। आप भी भाषण ही दे रहे हैं। नहीं, इनमें से कौन पहाड़ में रहता है?
और इनमें से कौन पहाड़ में रहता है? यही तो आप भी कह रहे थे, सब वही है ना, सांसद जब नहीं बचे वहाँ नेता कहाँ आएंगे? ठीक है सर। मंच जो आज लगा है देहरादून में, बात कर रहे हैं पहाड़ के उन मुद्दों की जो उठते तो हर बार है लेकिन उनका समाधान कभी नहीं होता। तो ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी से हम बात कर रहे थे, बात हो रही थी कि क्या जो आपदा आई है उनसे सबक लिया है आपने? पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग खतरे में है जरा उनको तो वहां से हटाइए। धस्माना जी, आपकी सरकार थी जब वहां पर आपदा आई थी, क्या हुआ उसके बाद? हमें तो घोटाले नजर आते हैं। देखिए प्रीति, घोटालों की बात अलग है, घोटालों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कई घंटा, लेकिन जो मूल सवाल है, जो केदारनाथ जी की आपदा आई थी और ये सदी की इतनी बड़ी आपदा थी जिसमें 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। केदारनाथ जी इसलिए हाईलाइटेड हो गए कि केदारनाथ जी में जो मरने वालों की संख्या थी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो केदारनाथ के साथ साथ पूरे राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के काम थे। आप देखेंगे कि सरकार ने जो उत्तराखंड की उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सर 6,000 का नाश्ता किया उस समय। मैं आपको स्कूटर की जो वहां पर नंबर प्लेट थी उस पर गाड़ियों की नंबर प्लेट की बिल बना दिए सर उसमें। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र भी किया था, उनके मंच पर विजय भगोड़ा साहब बैठे थे। 6,000 का नाश्ता होता क्या होगा सर? विजय भगोड़ा साहब बैठे थे उस समय, जब उन्होंने स्कूटर में डीजल की बात करी थी, उनके बगल में ही बैठे थे, इशारा किया था उन्होंने। वो बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो मूल सवाल है कि इतने बड़े आपदा के बाद जो उसके पुनर्निर्माण के काम थे, 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देके गए थे, और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उत्तराखंड में आकर के 1 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, मैं तो धरातल की बात कर रही हूं ना, घोषणाओं में क्या है? आप करते रहिए घोषणाएं। 7,500 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसको उन्होंने कहा नाकाफी है और इसको हम डबल करेंगे आने के बाद, और जितना पैसा उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपने जो रिहैबिलिटेशन बताइए, 17 तक तो आप भी थे ना सत्ता पे? बिल्कुल, मैं 17 तक थे ना, तो आपने क्या किया? वो लोग जो अभी खतरे की जद में है वहां दे रहा हूं, जितने खतरे की जद में लगभग 355 के करीब गांव हैं, उनका चिन्हीकरण के बाद उनका पूरा सर्वे, और उनको जब हमने रिहैबिलिटेट करना था उसकी जो लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई है, उनके जो तमाम उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उनको राजी करने का जो सवाल है, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं, बूढ़ा केदार में जाइए, जामक गांव है जो उत्तरकाशी की आपदा भूकंप के समय, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जामक गांव है उत्तरकाशी में, और आप जब वहां भूकंप आया 1990 में 91 में, तो उस भूकंप के बाद वहां के जो बचे हुए 2-4 परिवार थे उनसे कहा गया कि आप रिहैबिलिटेट करो। सर टिहरी वालों को देख रहे हैं ना, अभी कल परसों की खबर है, जो कल्याण समिति के 3 सदस्यों ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि भाई आपने जो वादा किया था पानी मुफ्त मिलेगा, बिजली को नहीं मिल रही उनको, तो विस्थापित तो देखिए अब टिहरी बांध कब बना आज तक, तो उनको उदाहरण है लोगों के सामने। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि केदारनाथ की आपदा के बाद जो वहां पर काम हुए, 1 साल में जो लोग कह रहे थे कि दशकों तक यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, 1 साल में यात्रा नॉर्मलाइज हुई। वहां के पुनर्निर्माण के मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने इशू ले जा रहा हूं कि वहां पर जो पुनर्निर्माण के काम हुए, ये पहली बार हमने देश के अंदर देखा कि वहां पर चाहे आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि हो, चाहे वहां सरस्वती और अलकनंदा के सर, वो जो काम दिख रहे हैं सर, स्पीड देखिए। अरे जनाब, जो बात है असली वो तो बात आ जाए जल्दी कीजिए ना कि सर। 5 काम जो वहां हो रहे थे, उन कामों का, करे हुए कामों का दोबारा से शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर गए। केदारनाथ जी केवल वोट का जरिया बनाओगे, लेकिन 7,500 करोड़ 5 का जरिया तो सब बन रहे हैं, राम भी बन रहे हैं, अयोध्या का दौरा, हनुमानगढ़ी का दौरा, सब दौरे हो रहे हैं। प्रीति, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूं बीजेपी से कि आए और चुनाव इस मामले में लड़े कि 7,500 करोड़ रुपए आपने डबल करने को कहा था, आप 4,000 करोड़ रिलीज कर पाए, 3,500 करोड़ आज भी रिलीज नहीं हुआ। ये वादा था। ठीक। अब जनता के पास जाना चाहूंगी, तो क्या जो यहाँ पर मुद्दे अभी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मौका नहीं मिला, क्या याद रखें इसलिए कांग्रेस ने, या बीजेपी की बात करें? देखिए, जहां तक सरकार के आने और जाने का प्रश्न है, और कहीं ना कहीं इस राज्य में जो आर्थिक स्थिति राज्य की है, और कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा पलायन का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, सरकार जो भी आए, हमारा ये अनुरोध है, सरकार जो भी आए, सरकार एक ऐसी सरकार आए जो विजन लेके आए, जहां तक इसको, इस राज्य को हड़ताली प्रदेश का तमगा की बात आपने कही, क्योंकि हम कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सरकारें आती हैं वादे करती है इलेक्शन के टाइम में, और अभी हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि वादे हो जाते हैं सरकार के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, जब वोट देने जाएंगे तो इन मुद्दों को ध्यान रखिएगा सर। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से आती जो सरकारें आती है, तो इसलिए हम अपने को भी जरा जिम्मेदार ठहरा लें। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली,
बीएसएनएल कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, जेट कर्मचारियों को हड़ताल तनख्वाह नहीं मिल रही, जेट कर्मचारी ने अपना प्रॉफिट कमाया, वो नरेश गोयल के हिस्से में चला गया। आज नरेश गोयल कह रहा कि मेरे पास कोई नहीं, सरकार उसके करे, सरकार बैंकों को कह रही है कि आप उसकी भरपाई करें। प्रॉफिट कमाए पूंजीपति, लोन माफ हो पूंजीपतियों के, और गरीब आदमी का इस पर कुछ लेना देना। ये है मुद्दे पंजी, सुनिए ये है मुद्दे जी। देखिए मैम, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी लाश पे राज्य में वो लोग यहाँ आ गए, आज भी उसी तरह के लोग इस राज्य में सत्ता में हैं। राजधानी कहते हैं हमने बना दिया, टेंट में चला दिया। अरे तुमने घोषणा क्यों नहीं की उत्तराखंड राज्य की राजधानी की? आप घोषणा कर देते तो आप वहीं बैठते। राज्य बना था तो उस समय क्या सब घोषणा या देहरादून? ठीक है सर। देखिए मुख्य मुद्दे तो गौन हो गए हैं, जो पलायन का था, सड़कों का था, बेरोजगारी का था, छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं, जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे पूरे किए, 5 वो बना दें जो आप पूरे नहीं कर पाए। ठीक है सर। असंगठित क्षेत्र का मजदूर आज भी जो है मिनिमम वेज के लिए जो है वो इंतजार कर रहा है, और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 8,300 रुपए न्यूनतम वेतन मजदूर को देने की घोषणा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से, क्या 8,300 में जो एक मजदूर परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जाऊंगी महिला शक्ति के पास। जी हाँ, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है तो ये महिलाएं हैं। उत्तराखंड राज्य अगर हमें मिला है इन महिलाओं के आंदोलन की बदौलत, तो भले ही राजनीतिक दल इनको पूरी यहाँ पर हिस्सेदारी ना दे, सही जगह ना दे, लेकिन हम जरूर देंगे। मैम ऐसा है मैम, ये जो राज्य बना है वो टोटली महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है, उसमें महिलाओं के आंदोलन से ही सारा काम यहाँ पे। मैम अब क्या चाहिए, क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं मिला। महिला सुरक्षा एकदम खतरे में आ गई, महिला स्वास्थ्य बिल्कुल बेकार, महिला आरक्षण 33% 14 में उन्होंने बोला था कि 33% आरक्षण हम लाएंगे, और लाके जो है उन्होंने 2014 से एक बार भी उन्होंने पटल पे नहीं रखा, तो कुछ भी नहीं हुआ महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा कितनी ज्यादा खतरनाक। एक माला राजलक्ष्मी शाह है, उनको बीजेपी ने जरूर मैदान में उतार दिया, बाकी को हाँ बिल्कुल कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा। जी मैम क्या कहेंगे महिलाओं के मुद्दे? मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में, और जो अभी लेटेस्ट हुआ है जहां इस बच्चे का मर्डर हो गया था, मेरे को लगता है कि राज्य सरकार को ये देखना चाहिए जब इतने स्कूल खुल रहे हैं, और यही हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, क्योंकि देहरादून में सबसे ज्यादा स्कूल इकोनॉमी है, एजुकेशन इकोनॉमी। तो बच्चियों के संग्रेप भी स्कूल के अंदर हो जाते हैं, और ये तमाम अभी मर्डर जैसी मामले भी आ रही। मैम हाँ जी, मैं तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्य जो हैं बेहतर होने चाहिए। जी, तो महिला सशक्त हुई है क्या? महिलाओं की सुरक्षा, और ये जैसे अभी एक विक्षिप्त महिला का डिलीवरी हुई दून हॉस्पिटल में, वो बहुत ही दयनीय था। तो उसको सुरक्षित होती तो शायद ऐसा नहीं। जी मैम देखिए, जो भी महिलाओं से संबंधित बातें हैं हम बातें ही करते रहते हैं, पर उसको ग्राउंड पे नहीं उतारते हैं। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, वो सभी लोग कह रहे हैं, पर इसको उतारने का जो बिल्कुल यहाँ तो 108 का पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, तो अब आगे क्या बात करें? प्रशासन का या शासन का जो ये हमारे को ये दिखाते हैं कि ये होगा, पर जब ग्राउंड पे उतरने के लिए आम बंदे को जब 108 चाहिए होती है तो उसके पास पेट्रोल नहीं होता है, ड्राइवर नहीं होता। आप बताइए, खुश है अपने राज्य से? अब तो बालिग हो गया राज्य आपका। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश किया। जब कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, क्या कभी ट्रांसजेंडर के बारे में सोचा गया? महिला और पुरुष के बारे में तो सोचा गया। मैं खुद एक ट्रांसजेंडर हूँ। जब ट्रांसजेंडर से वोट लेने का अधिकार रखती है सरकार, तो मुझे शौचालय देने का अधिकार क्यों नहीं रखती सरकार? ट्रांसजेंडर के लिए ना कोई शौचालय है, तीसरी सीट तक नहीं है उत्तराखंड। बिल्कुल, तो आपके अपने मसले हैं, सही बात है। जब कानून से, कोर्ट से मान्यता है, तो तीसरे ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ सरकार को सोचना होगा। तो सर आप बताइए, अब चुनाव में फिर से हम जा रहे हैं, बहुत सारे वादे दावे आप सुन रहे हैं, क्या ये वाकई में असल मुद्दे उठ रहे हैं क्या चुनाव में? ऐसा है जी, जो भाजपा की सरकार है और मोदी जी ने जो भी वादे करे थे सारे झूठे हैं। उन्होंने नोटबंदी से लेकर और तुम्हारा ये इन्होंने जो अपना जीएसटी से लेकर जो व्यापार मंडल है उसका बिल्कुल खत्म कर दिया है। जी ठीक है। आज की डेट में आज की डेट में जो व्यापार है 20 साल पीछे चला गया है। ट्रांसपोर्टर वो इनके मार दिए नोट। ये जमीन की हकीकत है आपकी, जिसको यहाँ पर उपलब्धि बताया जाता है। गोविंद कवटेयाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो सर आप तो और बेहतर ढंग से यहाँ की नब्ज को समझते हैं, जरा बताइए क्या मुद्दे वो उठ रहे हैं जो उठने चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन पहाड़ खाली हो रहे हैं, बड़ी चिंता है। बड़ी तेजी से चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। कुछ करना चाहिए इसके लिए, कोई नहीं उठा रहा इस मामले को। बिल्कुल सर, पलायन आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर रिवर्स पलायन की जो बात कही गई हो रहा है क्या?
कोशिश की जा रही है पर धरातल में कोई रिजल्ट नहीं मिल रही। सर, मुद्दे गायब हैं या फिर सुनाई दे रहे हैं? ये तो शुक्र है कि आपके इस शो में अभी तक चौकीदार और चोर के नारे नहीं लगे, वरना ये पूरे का पूरा चुनाव चौकीदार और चोर के बीच है और जनता के जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से हाशिए पे। आपके पैनलिस्ट ही आप ये देखिए, तो यहाँ की जनता है ना जो समझ रही है कि भाई असल बात किससे बनेगी। आप ये देखिए कि जो पैनलिस्ट हैं वो भी मुद्दे की कितनी बात कर रहे हैं। मुद्दे ही नहीं है असल में जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाहता हूँ कि यहाँ उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस किया है कि प्रदेश में किसान आयोग क्यों नहीं बना, या जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको आप पेंशन दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करा पाती। बिल्कुल, अगर इनमें से ही एक एक व्यक्ति का एक एक मुद्दा अगर सरकार बना ले तो लंबी फेरिस्त है। युवा हमारे साथ जुड़े, यूथ हमारे साथ जुड़े, शायद आप लोग एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। और अभी जो कि अभी खबर थी, शायद एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है जो ग्लेशियर टूट के गिरा है, तो जरा बताइए, यहाँ पर बातें सब हो रही है लेकिन जो हमारी असल पहचान है उसको कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन हुआ था एंड प्रदेश सरकार अभी बात कर रही है कि हम आपदा प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। एक इशू उठाया आपदा प्रबंधन का। अगर हम यहीं देहरादून की बात करें, देहरादून में रिस्पना नदी है जिसमें स्लम्स बसे हुए हैं एंड वो आपदा की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने अपने एक विधायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसमें उन्हीं को वहीं पर स्थापित करने का एक प्लान बनाया। उसके बाद भाजपा की सरकार आई जिन्होंने जब कोर्ट की रूलिंग आई उनको रिहेबिलिटेट करने की, तो उन्होंने ओवर रूल कर लिया एक ऑर्डिनेंस लाके। तो कैसा आपदा प्रबंधन कर रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं फिर अब आप बताएंगे सर कि क्या मुद्दे उठ रहे हैं या फिर आपने क्या तय कर लिया है इस बार? मैं सिर्फ बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाऊंगा, सिर्फ एक सफाई का मुद्दा उठाऊंगा। साल के साल जब उसके आंकड़े आते हैं तो हमारे जो उत्तराखंड के शहर पीछे की तरफ को जा रहे हैं सफाई के मामले में, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, उल्टा नीचे की तरफ जा रहे हैं। उनका जो वो है वो नीचे मिल रहा है। ठीक सर, आप में से कोई बहुत जल्दी सर प्लीज। देखिए, मैं कर्मचारी नेतृत्व करता हूं परिवहन निगम से, और अभी भाई साहब ने भी कहा कि हमारे वेतन नहीं मिल रहा। उत्तराखंड की सरकार योजनाएं लागू करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, योजनाएं बहुत लागू होती हैं। हमारे यहाँ 18 योजनाएं हैं, लेकिन 18 योजनाओं का पैसा हमें नहीं मिलता। ठीक सर, सॉरी सर, इतना ही समय है। नोटियाल जी आपके पास मुद्दे जनता जान भी रही है, बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर जब वोट देने आती है तो कहाँ चले आते हैं? देखिए, जैसे योगेश जी ने अभी कहा कि जो पूरा चुनाव है एक राष्ट्र का चुनाव है, तो जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो अपना कम्युनिकेशन का नैरेटिव सेट किया है उन्होंने उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किया है। पूरा चुनाव जो है आज का 2019 का चुनाव वो ट्विटर पर लड़ा जा रहा है, और ट्विटर पर जब हम देखते हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड करता है वही चुनाव की परिपाटी और वही चुनाव की भाषा को तय करता है। तो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो पिछले 10 दिन से चौकीदार और चोर की थीम पर चल रहा है। बारीकी से अगर हम देखते हैं तो पिछले 5 दिन में कांग्रेस ने जो अपना कम्युनिकेशन है वो चेंज किया है, उन्होंने अब न्याय की पटरी पकड़ ली है। तो भाजपा की अपनी एक सोच है, वो अपने हिसाब से चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से चल रही है। जहां तक उत्तराखंड के मुद्दों का सवाल है, चूंकि हमारे प्रदेश की मात्र 5 सीटें हैं 543 में से, और एक दूसरी बात, अगर हम खाली उत्तराखंड की बात न करें, समस्त हिमालय क्षेत्र की बात करें जो कि 10 राज्य हैं, मात्र 26 सीटों वाला यानी कि 5% का जो हिमालय क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं संसद में अपनी आवाज बुलंदगी से नहीं उठा पाता। एक बात मैं और उठाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एक भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करी थी, तो ये भी एक बड़ी दुखद बात है, बड़ी दुखद बात है जो एडीआर की रिपोर्ट है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी सर, वो रिपोर्ट में हम दिखा चुके हैं। सर, यहाँ तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व ही कम हो रहा है, आप परिसीमन करा लीजिए, इसकी 6 सीटें वैसे ही कम हो गई, आप क्या कर लेंगे? पहाड़ क्या एक और अलग पहाड़ बनाना पड़ेगा क्या राज्य में? नहीं, देखिए, अगर भौगोलिक विशिष्टता और स्थानीय जरूरत के हिसाब से सरकार नीतियां और योजनाएं नहीं बनाएंगे तो ये पलायन जारी रहेगा। आप खुद कह रहे हैं 350 से अधिक गांव जो हैं जिनको अविलंब जो है विस्थापित करना है, लेकिन सरकारें उस पर यहाँ की जो पहाड़ की कृषि है पूर्णतः बर्बाद हो गई। बिल्कुल, मैं बता दूं आंकड़े, ये भी सरकार के आंकड़े हैं, ज्यादा हो सकते कम नहीं होंगे। 6% लोग केवल इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों ने उनकी फसल को नष्ट कर दिया। सर, आपके ही आंकड़े हैं, क्या वादा करते हैं? ढूंढ के प्रत्याशी निकाल लिए बड़ी मुश्किल से आपने, अब क्या वादा करते हैं जनता? वो कोई बात नहीं, जनता की जैसी स्थिति है वैसी हमारी स्थिति होगी। इन दोनों पार्टियों ने जनता की जैसी स्थिति कर दी है वही स्थिति हमारी होगी। लेकिन मैं जनता से चाह रहा हूं कि यदि आपको सही होना है तो यूकेडी को वोट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड यूकेडी फिर जो जीतेगा उसके संग चले आएंगे। मैम सुनिए सही है। दूसरा, उत्तराखंड की राजधानी, ये दोनों बरगलाते रहे हैं
और मैं दावा के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप उत्तराखंड की सरकार बना देंगे उसी दिन वहीं शपथ होगी उत्तराखंड क्रांति दल के चीफ मिनिस्टर की। सर, हाँ बिल्कुल सर, एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र किया सर, मैं कंप्लीट कर देती हूँ आपकी बात। आपके नैनीताल से सांसद सबसे कम सवाल पूछे भगत सिंह कोश्यारी ने, आपके केंद्रीय मंत्री सबसे कम प्रेजेंट वो रहे हैं सदन में, चुनकर भी भेज दीजिए, क्या कर लेंगे? नहीं, ये एडीआर की रिपोर्ट है सर। वो पूछना चाहिए उनको, अगर नहीं पूछे तो अगर नहीं पूछे तो सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जो इन्होंने नौटियाल जी ने कहा नैरेटिव सेट करने वाला विषय, मैं एक फौजी का बेटा हूं। इस प्रदेश के अंदर शायद कोई पहाड़ का घर होगा जिसमें फौजी ना पैदा हो, ना रहता हो। अगर उन फौजियों के खिलाफ नौटियाल जी या धस्माना जी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर उसको हम नैरेटिव क्यों नहीं सेट करेंगे? तो ये बताइए, क्या नहीं, क्या आप ही केवल फौजियों के हितैषी हैं? आप ये बताइए ना कि क्या और कोई और दल नहीं है, या फिर केवल जो घर फौजी का है वो बीजेपी के ही है? मैं हितैषी वो नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं उन फौजियों की अगर उनके उस पर चोट पहुंचाएंगे तो अभिनंदन की तस्वीरें लगाकर प्रचार करेंगे, नोटिस जारी होगा अगर आपको, तो आपको फौजियों की चिंता, अपनी राजनीति की चिंता है सर? अभिनंदन की तस्वीर लगाकर प्रचार करने का कोई विषय नहीं है सर। दिल्ली में है आपके विधायक सर ओम प्रकाश, पूछ लीजिए, दिल्ली में विधायक नोटिस जारी हुआ था। कह रहा हूं अभी इन लोगों ने कितने आतंकी मारे गए इस पर भी प्रश्न करने शुरू किए थे। अमित शाह ने कहा 250 आतंकी मारे गए, ठीक है। मैं एक मिनट, अब आंकड़े छोड़िए, एक मिनट सुनिए। मैं कह रहा हूं अगर 250 मारे गए वो कह रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? 250 ठीक है, बस समय समाप्ति की ओर है। धस्माना जी, क्या आपको उस वक्त जबकि हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाकी देशों का साथ मिल रहा है, एकजुट होकर हमें दिखाना चाहिए कि हम एकजुट हैं, आप अपनी ही सेना पर, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं जिसको आधार बनाकर पाकिस्तान अपना पक्ष मजबूत करता है? राहुल गांधी पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार देश की सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है, सैन्य बलों के साथ कांग्रेस खड़ी है, घोषणा करी, और केवल घोषणा नहीं करी, जब प्रधानमंत्री जी लगातार बेशर्मी से नई नई वेशभूषाएं पहन करके भाषण दे रहे थे तो हमने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक कैंसिल करी। हम सैन्य बलों के साथ हैं, लेकिन सैन्य बलों के साथ रहते हुए आप सबूत मांगते हैं सर, सबूत मांगते हैं। नहीं मांगा हमने। सर सैम पित्रोदा कौन है? चलिए पुराना तो छोड़ दे रही हूँ, आपकी पुरानी सैम पित्रोदा ताजा तरीन, वो तो बड़ा अच्छा खासा कद रखते हैं आपकी पार्टी में। मैंने आपसे बताया कि कांग्रेस ने कोई सबूत नहीं मांगा। सैम पित्रोदा का जो बयान था, कमाल कर रहे हैं सर। मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है पर इतनी वीक नहीं हो सकती। प्रीति गिरिराज किशोर अगर कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जाए उन लोगों को जो मोदी को वोट नहीं देंगे, तो क्या वो बीजेपी का बयान होता है? एक व्यक्ति बयान देता है, उसको हमने अलग करा, हमने कहा हमारा बयान नहीं है। पित्रोदा को आप पित्रोदा से हमारा जो उसका बयान, संजय निरुपम, आपके तमाम नेता हैं सर। नहीं, जो हमारे तमाम सबसे जो हमारा जो इंपॉर्टेंट बयान है, यानी कि आप यकीन करते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बीजेपी जो काम कर रही है सही कर रही है, अगर आप उन बयानों का खंडन करते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, उन्होंने हमेशा बहादुरी करी है। स्ट्राइक हुई और सही हुई, आप कह सकते हैं जो स्ट्राइक हुई सही हुई? इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, और हमारे सैनिकों ने हमेशा मान ऊपर रखा है। ठीक है, और ये हमारी शौर्य भूमि है, हमारी ये शौर्य भूमि है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब समय समाप्ति की ओर है, बस एक फाइनल कमेंट सर। बिल्कुल समाप्ति की ओर है सर बहुत ही। देखिए मैडम, ये सैनिक प्रदेश है और आबादी के अनुपात में देश को सबसे ज्यादा शौर्य, वीर, महावीर हमने दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से पूरा पहाड़ खाली हो चुका है और पार्लियामेंट के इस चुनाव में ये कोई इश्यू नहीं है। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लड़ रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को कोई इश्यू नहीं बनाए हुए हैं। हम तो शौर्य और पराक्रम की धरती है। उत्तराखंड के चौकीदारों देखिए, देवभूमि उत्तराखंड की सरलता का दोहन हुआ है। यहाँ के लोगों को जो उनकी सरलता है, सभी राजनीतिक दलों ने उसका दोहन किया है, और यहाँ के लोगों को अपने अधिकार अब लेने, जब तक उनको छीन के अधिकार लेने नहीं आएंगे तब तक सर किसने रोका? इतना बड़ा अधिकार दिया नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पे वोट दीजिए। हम सांसद चुन रहे हैं या प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? सही बात है। और ये शहादत में राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर रामनगर में होते हुए भी इन्हें खबर नहीं पता होती कि वहाँ इतना बड़ा अटैक हो जाता है। जब यहाँ पर सुरक्षा सलाहकार थे उनके साथ, तो ये की क्या बोल। ठीक है, शहादत पे राजनीति जी। मैं कहना चाहूंगा कि नेता लोग कहते कि हमें सेना पे विश्वास है, सेना ने क्या, पर जब उनको सेना पे गर्व है तो सेना की बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? पहली बात। दूसरी बात में ये यूकेडीजी के नेता जी से कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी। अभी पिछले प्रोग्राम में इनके अध्यक्ष जी भट्ट जी आए थे, उनकी क्या सीरियसनेस थी जनता के प्रति, वो देख के लगता है कि इनकी सरकार क्यों नहीं आई। ठीक है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ सिर्फ कि मतलब यहाँ पर बार बार यही हो रही है,
मतलब हमारे शहीद हुए जवान, ये हुआ वो हुआ, मोदी जी ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, उनके आतंकवादी मरे, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे मैडम केवल पलायन के ऊपर 2 बात पूछनी है, जो हमारे बीजेपी की जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कि लखवाड़ ब्यासी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कम से कम 35 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और आज इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और काम नहीं हो पा रहा है। सरकार अपने मैनिफेस्टो तय नहीं कर रही है। 2014 में 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी। 1 करोड़ 10 लाख युवा बेरोजगार हो चुके हैं। यही तो हम चाहते हैं, नोटबंदी से तो अभी तक आप ये मानिए 45 साल के रिकॉर्ड फेल हो चुके हैं। बेरोजगारी चरम पे है। ये सरकार बीजेपी चाह रही है कि बेरोजगार हो जाए युवा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सर। तो उम्मीद है नहीं सर, बस वक्त की कितनी कमी है, बहुत मंच मिलेंगे आपको, प्रचार में करते रहिएगा। लेकिन यहाँ बात थी कि जो मुद्दे उठने चाहिए क्या वो उठ रहे हैं। हमारा यहाँ पर विकास को लेकर कतई कोई विरोधाभास नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर देहरादून में बहुमंजिला इमारतें चमचमा रही हैं तो दूर गांव की जो बखई है ना, वहां भी लोग हमें रहते हुए नजर आए। अगर यहाँ पर आप ट्रेन चलाने की बात करते हैं तो दूर गांव में गाड़ियों में भर भर कर लोग जाएं, हमारे गांव खाली ना हो। इनको मुद्दे बनाइए, अपने आप राज्य आगे बढ़ जाएगा। तो जनमंच में मेरे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी देहरादून की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।